welcome back to my channel once again. Let's continue with the MCQ from 16 to 20. But before starting the MCQs, I would like to tell you that these are the MCQ which are more of a based on the theoretical portions जो जनरली हमें रिकॉल नहीं हो पाते हैं. So do not worry अगर आपको रिकॉल नहीं हो पा रहे हैं. I would make you recall everything because हम एक साथ बहुत सारे सब्जेक्ट्स कर रहे हैं तो ऐसा होता है कि हमें हर चीज एकदम से याद नहीं रहती है. इट्स ओके, डू नॉट वरी. बट जो मैं आपको रिकॉल करा रही हूँ वो आपके माइंड में बैठ जाएगा अच्छे से. चलिए टाइम वेस्ट किए बिना करते हैं स्टार्ट. सबसे पहले हम करते हैं 20th से स्टार्ट. आई एम अगेन गोइंग टू स्टार्ट विद द रिवर्स सीरीज सो दैट आप लोगों का इंटरेस्ट भी इजिली बन जाए. चलिए स्टार्ट करते हैं 20th क्या बोल रहा है. मोहनदास अ रजिस्टर्ड पर्सन हैज सप्लाइड द गुड्स टू करमचंद अंडर हिज ओन इनवॉइस. मोहनदास एक रजिस्टर्ड पर्सन है जिसने क्या करा है, गुड्स को सप्लाई किया है करमचंद को. मोहनदास ने किसको सप्लाई किया है, करमचंद को सप्लाई किया है इन हिज ओन इनवॉइस ऑन द बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल. मतलब जो मोहनदास है वो क्या है, वो एजेंट है. मोहनदास क्या है, एजेंट है. वो क्या कर रहा है, करमचंद को गुड्स की सप्लाई कर रहा है अंडर हिज ओन इनवॉइस. अंडर हिज ओन इनवॉइस किसके बिहाफ पे करा है, प्रिंसिपल कृष्ण देव के बिहाफ पे कर है. ध्यान रखना, एक है कृष्ण देव, फिर है मोहनदास, फिर है करमचंद. प्रिंसिपल, एजेंट एंड द अल्टीमेट रिसिपिएंट ऑफ द गुड्स. ध्यान रखना, मोहनदास ने क्या करा है, इसको भेजा है अंडर हिज ओन इनवॉइस भेजा है. ओन इनवॉइस भेजा है. ध्यान रखना, जो कृष्ण देव ने मोहनदास को दिया होगा वो अंडर द शेड्यूल 1 सप्लाई बनेगी. अंडर द शेड्यूल 1 सप्लाई बनेगी अगर वो क्या किया है, विदाउट कंसिडरेशन दिया है. उसके बाद क्या बोला जाता है. अब आपको क्या कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेकर आनी है, आपको ये लर्न करना है. ये बात आपको लायबिलिटी सर्टेन लायबिलिटी जो वाला चैप्टर है उसमें ये बात बोली जाती है. इन केस एजेंट इज सप्लाइंग गुड्स टू द कस्टमर. एजेंट इज सप्लाइंग गुड्स टू द कस्टमर अंडर हिज ओन इनवॉइस. तो कौन लायबल होगा जीएसटी देने के लिए. देखो ये सप्लाई में तो कौन लायबल है, करमचंद ने सप्लाई किया, लायबल है. बट इन केस एजेंट इज सप्लाइंग द गुड्स, एजेंट किसको गुड्स सप्लाई कर रहा है, कस्टमर को गुड्स सप्लाई कर रहा है अंडर हिज ओन इनवॉइस, खुद के इनवॉइस के नाम पे सप्लाई कर रहा है. तो हु इज लायबल फॉर द जीएसटी, कौन जीएसटी देने के लिए लायबल है. तो क्या अगर मोहनदास ने जीएसटी नहीं दिया गवर्नमेंट को, क्या गवर्नमेंट इससे वसूल कर सकती है प्रिंसिपल से. बिल्कुल, वहां पर क्या बोला गया है, प्रिंसिपल एंड एजेंट बोथ आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल. कब लायबल है, जब एजेंट ने गुड्स ट्रांसफर किए कस्टमर को अंडर हिज ओन इनवॉइस. आई होप आपको याद हो गया होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, वो पूछ रहा है. मोहनदास विल बी जॉइंटली एंड सेवरली लायबल, ये बात भी सही है. उसके बाद देखते हैं क्या कह रहा है, कृष्ण देव विल बी जॉइंटली एंड सेवरली लायबल, ये बात भी सही कह रहा है. बोथ ए एंड बी मतलब दोनों जॉइंटली एंड सेवरली लायबल. बिल्कुल, प्रिंसिपल एंड एजेंट बोथ आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल. तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी. क्या रिकॉल करने हमने फटाफट से, जब भी एजेंट गुड्स ट्रांसफर करे कस्टमर को अंडर हिज ओन इनवॉइस, then principal and agent both are jointly and severally liable to pay the GST. Both are jointly and severally liable to pay the GST. चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे. आंसर हम एक बार लास्ट में मैच कर लेंगे. अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे. 19 क्या कह रहा है, 19th क्या कह रहा है. मैं आपको 19th कराने से पहले फटाफट से कंसेप्ट समझा देती हूँ. एक चीज होती है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट. मैं आपको लेमैन लैंग्वेज में समझा रही हूँ. बेस्ट जजमेंट असेसमेंट क्या है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट क्या होती है. इन केस डिपार्टमेंट आपसे कंप्लाई करने की, डिपार्टमेंट क्या कर रहे हैं, आपसे बहुत सारी कंप्लाइंसेस मांग रहा है. आप एक रजिस्टर्ड पर्सन हो, आप अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हो. आप अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, आपको रिटर्न भी फाइल करनी चाहिए थी, टैक्स भी भरना चाहिए था, बट नहीं भरा. जब गवर्नमेंट आपको नोटिस भेज के थक जाती है तो गवर्नमेंट अपने पास, तो डिपार्टमेंट क्या करता है, अपने बेस्ट जजमेंट के हिसाब से असेसमेंट कर देता है. अगर असेसमेंट उसने कर दिया तो क्या करेगा वो, जो उसने एस्टिमेट किया है, दिस मस्ट बी अ लायबिलिटी, फिर वो आपसे रिकवरी करता है. दिस मस्ट बी अ लायबिलिटी, वो आपसे रिकवरी करता है. तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का कंसेप्ट कहां पर आता है,
जब डिपार्टमेंट आपसे क्या करता है, आप लोग कंप्लाई नहीं कर रहे हो तो डिपार्टमेंट अपनी जजमेंट के हिसाब से, अपनी बेस्ट जजमेंट के हिसाब से आपका असेसमेंट कर देगा कि आपकी इतनी इतनी लायबिलिटी बनती है। अब ये पूछा है कि जो बेस्ट जजमेंट है, टाइम लिमिट क्या है उसकी, टाइम लिमिट क्या है, कब तक गवर्नमेंट जो है, डिपार्टमेंट जो आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है। टाइम लिमिट है, टाइम लिमिट क्या है, मान लो जुलाई पीरियड की, जुलाई 2022 की क्या है, वो रिटर्न है। जुलाई 2022 की क्या है, वो रिटर्न है। कब जुलाई 2022 की रिटर्न कब तक भरी जाएगी, एनुअल रिटर्न। ड्यू डेट क्या है एनुअल रिटर्न की, 31 दिसंबर 2023, 31 दिसंबर। 5 years फ्रॉम द, 5 years कहां से, फ्रॉम द डेट स्पेसिफाइड फॉर फर्निशिंग द एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न की डेट क्या बोली गई है कि आपको जिस ईयर की वो रिटर्न है, जुलाई की रिटर्न है, जुलाई वाला ईयर कौन सा है, 2022 एंड 23 ईयर, 22-23 ईयर है, उसकी रिटर्न कब भरी जाएगी, एनुअल, दिसंबर को। तो 5 years from the date specified for furnishing the annual return। कौन सी एनुअल रिटर्न, जिस पीरियड के वो टैक्सेस थे। तो 5 ईयर कहां से माने जाएंगे, 5 ईयर जो उसकी एनुअल रिटर्न की डेट स्पेसिफाइड है वहां से माने जाएंगे। तो आंसर ना क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। लर्न करना है आपको सिर्फ इतना, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के लिए टाइम क्या है, 5 years from the date specified for the annual return। 5 years from the date specified for the annual return। किस चीज की एनुअल रिटर्न, उस पीरियड की एनुअल रिटर्न जिसके वो टैक्सेस बनते हैं, जिस टाइम पीरियड के वो टैक्सेस बनते हैं उस पीरियड की एनुअल रिटर्न के बारे में बात किया जा रहा है। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से लर्न हो गए होंगे। चलिए फटाफट से अब एक क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स डन बाय अ टैक्सेबल पर्सन, which of the following acts done by a taxable person, एक टैक्सेबल पर्सन, इफ वन पर्सन इज अ टैक्सेबल पर्सन, वो क्या क्या ऐसा करता है कि उसके ऊपर इंस्पेक्शन हो सकती है, वो ऐसा क्या क्या करता है कि इंस्पेक्शन ऑर्डर आ सकता है। सिंपल सी बात है, एक बात बताओ, डिपार्टमेंट इंस्पेक्शन क्यों करेगा, डिपार्टमेंट को किससे मतलब है, डिपार्टमेंट को मतलब है टैक्स से। आप उसके टैक्स नहीं दे रहे हो तो डिपार्टमेंट इंस्पेक्शन कर सकता है। एक बात बताओ, डिपार्टमेंट जो है, जो नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन है, वो चोरी कैसे कर सकता है टैक्स की, या तो वो अपनी सेल्स नहीं दिखाएगा। सिंपल सी बात क्या है, जितनी उसकी सेल्स बनती है वो अपनी सेल्स को क्या करेगा, कम दिखाएगा, सप्रेस करेगा। तो जब गवर्नमेंट को डाउट होगा तो क्या करेगी, इंस्पेक्शन करेगी। सेकंड चीज, आपके पास क्या है, अपना स्टॉक ही आपने कम दिखा दिया, कल को स्टॉक ही कम होगा तो सेल कम होगी, सेल कम होगी तो अल्टीमेटली टैक्स कम जाएगा। या फिर आपने आईटी से जरूरत से ज्यादा क्लेम कर लिया, हो सकता है आपके पास सेल पे टैक्स बन रहा था, मान लो 1000 आपकी आउटपुट लायबिलिटी आ रही थी, बट आपके पास ओनली 970 का क्या था, 970 का आईटीसी था। आपने सोचा 30 और मैं आईटीसी ले लेता हूँ, व्हाई टू पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट। ऐसे ऐसे अगर आप केसेस करते हो, या फिर आप क्या करते हो, जीएसटी लॉ के कोई एक्ट को, प्रोविजंस को कॉन्ट्रावेन करते हो, मतलब ऐसी भी कोई एक्शन करते हो जिससे आपका टैक्स सप्रेस हो रहा है, जिससे आप टैक्स नहीं दे रहे हो गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा है रेवेन्यू का, तो वहां पे गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इंस्पेक्शन को इनिशिएट कर सकती है। तो हम देखते हैं कौन कौन से ऐसे केसेस बनते हैं। नंबर 1 क्या दिया गया है, सप्रेशन ऑफ एनी ट्रांजैक्शन ऑफ सप्लाई। बिल्कुल, आप सेल कम दिखा रहे हो तो बिल्कुल इंस्पेक्शन हो सकती है। सप्रेशन ऑफ स्टॉक इन हैंड, बिल्कुल हो सकती है। कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजन, आपने कोई भी प्रोविजन को कॉन्ट्रावेन कर दिया, उसका उल्लंघन कर दिया, तो बिल्कुल इंस्पेक्शन हो सकती है। एक पॉइंट और यहाँ पे आ सकता है, अगर आप आईटी से ज्यादा क्लेम कर रहे हो तो भी इंस्पेक्शन हो सकती है। चलिए, क्या यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ऑल 3 किसमें है, डी मस्ट बी द आंसर फॉर द सेम। आई होप आपको ये भी अच्छे से लर्न हो गया होगा। चलिए उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 17, चलिए फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस नॉट अलाउड। सिंपल सी बात, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं आपको समझा रही हूं, अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस का मतलब क्या होता है, देखो कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस का मतलब क्या होता है, हो सकता है आपने कोई बहुत खतरनाक सीन कर दिया जीएसटी में, आपके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन भी आ गया है, आपके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन भी आने वाला है, बट क्या होता है, प्रोसिक्यूशन ऑर्डर से पहले आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप वो फाइन पे करके जेल से छूट सकते हो, वो फाइन पे करके जेल से बच सकते हो, एक्चुअल वर्ड है
बच सकते हो जेल से। तो ये पूछ रहा है ऐसा कौन कौन से केसेस हैं जब हम बचना चाहें, जब हम जेल से प्रोसिक्यूशन से बचना चाहें बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू डू दैट, ऐसे कौन कौन से केसेस हैं। मैं आपको लर्न करा रही हूँ, सिंपल जितना बता रही हूँ उतना ही लर्न करना है। क्या क्या लर्न करना है आपने, सिंपल सी बात है। एक बात बताओ, जब गवर्नमेंट जब क्या है ऑर्डर आ गया, कोर्ट का ऑर्डर आ गया, कोर्ट क्या हो गया, ऑर्डर कन्विक्ट कर दिया कि आपको प्रोसिक्यूशन होगी, आपको कन्विक्ट कर दिए एक ऑफेंस के लिए, तो आप उसके बाद में नहीं कर सकते। यू कैन अप्लाई फॉर द कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस बिफोर कन्विक्शन ऑफ एन ऑफेंस ऑर्डर। बिफोर कन्विक्शन मतलब ऑर्डर से पहले आप कर सकते हो। अगर एक बार ऑर्डर कन्विक्ट हो गया तो आप कंपाउंडिंग के लिए नहीं जा सकते। अब एक बात बताओ, एक बार आपने ऑलरेडी करवा चुके हो, एक बार आप ऑलरेडी कंपाउंडिंग करवा चुके हो, एक बार आप ऑलरेडी कंपाउंडिंग करवा चुके हो बट स्टिल आप बार बार क्या कर रहे हो, बार बार आप क्या कर रहे हो, उल्लंघन कर रहे हो, बार बार यू आर कॉन्ट्रावेनिंग द जीएसटी प्रोविजंस, तो भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा, तो भी आपको दोबारा से कंपाउंडिंग नहीं मिलेगी। या फिर आप इसके साथ साथ जीएसटी के साथ साथ किसी और लॉ में भी क्या कर रहे हो, ऑफेंस क्रिएट कर रहे हो, किसी और लॉ में भी आप ऑफेंस कर रहे हो, कमिट कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है आपको इसमें भी कंपाउंडिंग नहीं मिलेगी। कंपाउंडिंग का मतलब आपको जेल के बजाय वो कह रहे चलो आप फाइन देकर छूट जाओ। आगे क्वेश्चन आएगा उसमें, उसका भी क्वेश्चन है कि कितना कितना फाइन होगा, वो मैं आपको रेलेवेंट टाइम में लर्न करवा दूंगी। अभी आपने क्या ध्यान रखना है, सिंपल सी बात है, जब क्या है कन्विक्शन हो गया, कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस, जिसको कन्विक्ट कर दिया कोर्ट ने कि ऐसा आप ऐसे हो, आपके साथ ऐसा होना है, तो भी आप कंपाउंडिंग के लिए नहीं जा सकते। अब सिंपल सी बात, एक बार आप कंपाउंडिंग करवा चुके हो, बार बार आपकी कंपाउंडिंग नहीं होगी, डिटेल में हम पढ़ने वाले इस चीज को भी। उसके बाद अगर आप किसी और लॉ में भी कमिट कर रहे हो ऑफेंस को, देन यू आर आल्सो नॉट अलाउड टू द कंपाउंडिंग हियर आल्सो। तो चलिए देखते हैं वो क्या कह रहा है, ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जहां पर कंपाउंडिंग अलाउड नहीं होने वाली है। चलो क्या कह रहा है, अ पर्सन हु हैज बीन अलाउड टू कंपाउंड वंस इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफेंस, एक बार अपना जो कंपाउंड है कंपाउंडिंग करवा चुके हो, दोबारा आपको अलाउड नहीं है लाइफ टाइम में। वंस आप करवा चुके हो, दोबारा आपको अलाउड नहीं है। यहां भी क्या है, कंपाउंडिंग अलाउड नहीं होगी। अगर जिसने कन्विक्ट कर दिया है, कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया है, हु हैज कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस अंडर द लॉ बाय अ कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया है, तो भी आपको कंपाउंडिंग अलाउड नहीं। कंपाउंडिंग अलाउड नहीं है मतलब आप अपनी जेल से बच नहीं सकते हो, यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन। उसके बाद अ पर्सन हु हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस अंडर जीएसटी लॉ इन विच ऑफेंस अंडर एनी अदर लॉ भी आप कर चुके हो, तो भी आपको कंपाउंडिंग अलाउड नहीं है। तो 1 2 3 यहां भी डी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही है। यहां पर मैं आपके लिए उतना ही उठा रही हूं सो दैट आपको जितना नेसेसिटी है उतना ही माइंड में जाए, बिकॉज ये चीजें हम एनी विच वेज भूल जाते हैं। तो जितना रेलेवेंट है प्लीज उतना लर्न कीजिए, बिकॉज आगे कुछ ऐसी चीजें इससे रिलेटेड जो बाकी कुछ चीजें हैं वो आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन में कवर हो जाने वाली है ना। बाकी मैं कुछ चैप्टर्स भी प्रिपेयर कर रही हूँ सो दैट अकॉर्डिंगली आप लोगों का अच्छे से कवर हो जाए। कुछ चैप्टर्स देखो, कुछ चैप्टर्स है जो हम इजीली कर लेते हैं, बट सम आर द चैप्टर्स जो छोटे भी होते हैं बट स्टिल हम रिवाइज नहीं कर पाते हैं, तो उसको शॉर्ट वे में मैं उसको समराइज्ड वे में रिवाइज आपको करवाने वाली हूँ। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। 16 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज लायबल टू जीएसटी। मैं साथ साथ रीड करूंगी, साथ साथ आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी देती जाऊंगी। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग क्या पूछ रहे, लायबल टू जीएसटी पूछा है, किस किस पे टैक्स लगने वाला है। सप्लाई ऑफ द फूड बाय हॉस्पिटल टू पेशेंट। सप्लाई फूड, देखो हॉस्पिटल में क्या होता है, हॉस्पिटल में कैंटीन होती है, ऑब्वियस सी बात है कैंटीन होती है। एग्जाम्पशन के चैप्टर में हम पढ़ेंगे हेल्थ केयर सर्विसेज, हेल्थ केयर सर्विसेज बाय जो हॉस्पिटल है, हेल्थ केयर सर्विसेज बाय जो हॉस्पिटल है टू द पेशेंट। हेल्थ केयर हॉस्पिटल, हेल्थ केयर सर्विसेज किसको दी जा रही है, टू द पेशेंट जो एडमिटेड है उसको जो हेल्थ केयर सर्विसेज दी जा रही है वो एग्जम्प्ट होती है। मतलब एक पर्सन एडमिट हुआ, उसको जो हेल्थ केयर सर्विस दी जा रही है वो एग्जम्प्ट है। अब एक बात बताओ, हेल्थ केयर के साथ साथ ऑब्वियस सी बात है वहां पर कैंटीन है, कैंटीन में उसको खाना भी दिया जाएगा। अब वो एडमिट हुआ है, ड्यू टू दैट उसको खाना सर्व किया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, कॉम्पोजिट सप्लाई हो जाएगी, बिकॉज ये दोनों क्या है, बंडल्ड है, नेचुरली बंडल्ड है। अगर पेशेंट एडमिट हुआ है तो उसको सर्विसेज
खाने की भी दी जाएगी, तो ये क्या होगी, तो क्या हो गई, ये कंपोजिट सर्विसेज होगी। जब हेल्थ केयर की सर्विस एग्जाम्प्ट हो गई तो ऑब्वियस सी बात है कंपोजिट सर्विस की वजह से, कंपोजिट सर्विसेज की वजह से तो क्या हो जाएगा, फूड की जो सप्लाई है वो भी पेशेंट को क्या हो जाएगी, एग्जाम्प्ट हो जाएगी। व्हाई, बिकॉज हमने पढ़ा था सेक्शन 8 में कंपोजिट सप्लाई पे प्रिंसिपल रेट का टैक्स लगता है। तो मेन प्रिंसिपल सप्लाई यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल सप्लाई है हेल्थ केयर की सर्विसेज की। जब वही एग्जाम्प्ट हो गई तो क्या हो जाएगा, जब वही एग्जाम्प्ट हो गई तो खाने की सर्विसेज, फूड की सर्विसेज भी एग्जाम्प्ट हो जाएगी, ध्यान रखना। बट ये किसको अलाउड है, ये भी सिर्फ पेशेंट को अलाउड है। जो पेशेंट नॉन एडमिटेड है, अटेंडेंट है, विजिटर्स है, वो सिर्फ वहां पर जाके फूड खा रहे हैं, उनको अलाउड नहीं है। उनको जो फूड सप्लाई किया गया है बाय द हॉस्पिटल, that does not cover under the exemption। ध्यान रखना, जो मेन पेशेंट है उसका एग्जाम्पशन में आ जाएगा ड्यू टू कॉम्पोजिट सप्लाई, बिकॉज मेन रेट पे टैक्स लगता है। मेन सर्विसेज, हेल्थ केयर की सर्विसेज एग्जाम्प्ट है तो फूड की भी एग्जाम्प्ट हो जाएंगी। बट इन केस ऑफ विजिटर्स, ऐसे पेशेंट जो एडमिट नहीं है, अटेंडेंट हो गए, जो बाकी साथ के लोग आते हैं उनको अलाउड नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। सप्लाई ऑफ फूड बाय हॉस्पिटल टू द पेशेंट, नॉट एडमिटेड, उनके अटेंडेंट, उनके विजिटर, उनको तो टैक्स लगेगा, उनको जो सप्लाई किया जा रहा है जीएसटी लगेगा। चलिए ट्रांसपोर्टेशन में लिख जाती हूँ, यहाँ पे टी आएगा, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पैसेंजर्स बाय एसी नॉन एसी रेलवे। ध्यान रखना, जब भी आप पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, किसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, पैसेंजर्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। किसका हो रहा है, पैसेंजर्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। अगर वो एसी और फर्स्ट क्लास वाला होता है, एसी और फर्स्ट क्लास वाला होता है, दैट इज ऑलवेज टैक्सेबल। एसी एंड फर्स्ट क्लास इज ऑलवेज टैक्सेबल, अदर देन दैट इज एग्जम्प्टेड। एसी एंड फर्स्ट क्लास इज ऑलवेज टैक्सेबल, अदर देन दैट इज एग्जम्प्टेड। तो नॉन एसी है, दैट इज एग्जम्प्टेड, नॉन एसी दैट इज एग्जम्प्टेड। उसके बाद क्या आता है, सर्विसेज बाय अ ब्रांड एम्बेसडर बाय वे ऑफ फोक डांस परफॉर्मेंस वेयर कंसिडरेशन इज 140। इसके रिगार्डिंग कंसेप्चुअल क्लैरिटी मैं आपको देना चाहूंगी। क्या है, अगर कोई आर्टिस्ट बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस, अगर कोई आर्टिस्ट क्या करता है, अगर कोई आर्टिस्ट परफॉर्म करता है फोक या क्लासिकल आर्ट इन द फॉर्म ऑफ डांस, थिएटर और वन सेकेंड प्लीज, इन द फॉर्म ऑफ डांस, थिएटर और म्यूजिक। ध्यान रखना, मेरी बात सुनना। अगर कोई आर्टिस्ट परफॉर्म करता है, क्या परफॉर्म करता है, फोक और क्लासिकल आर्ट, फोक एंड क्लासिकल आर्ट इन द फॉर्म ऑफ डांस, थिएटर एंड म्यूजिक। आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा है फोक एंड क्लासिकल इन द फॉर्म ऑफ डांस, थिएटर एंड म्यूजिक। अगर उसका कंसिडरेशन चार्ज इज अप टू 1,50,000 पर परफॉर्मेंस, तो वो क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। क्लासिकल जैसे भांगड़ा हो गया और भरतनाट्यम हो गया और जो चीजें हैं, ऐसी चीजें वो क्या हो जाएंगी, एग्जाम्प्ट हो जाएंगी। बट इसके अंदर एक्सेप्शन क्या है, इन केस चाहे आप ये चीजें दे रहे हो, आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा है, क्लासिकल और आर्ट फॉर्म कर रहा है बाय म्यूजिक डांस थिएटर, इन द क्लासिकल और आर्ट फॉर्म आप डांस म्यूजिक थिएटर कर रहे हो, बट स्टिल यू आर परफॉर्मिंग एज अ ब्रांड एम्बेसडर, तो चाहे आपने 1 रुपी की फीस भी चार्ज करी है, देन ऑल्सो इट विल बी टैक्सेबल। 1,40,000 अगर ये एज अ ब्रांड एम्बेसडर परफॉर्म नहीं करता तो क्या होता, एग्जाम्प्ट हो जाता, बट एज अ ब्रांड एम्बेसडर इज ऑलवेज टैक्सेबल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बाय एयर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन इंडिया। ध्यान रखना, कुछ ऐसी आइटम्स हैं जो रेल से, जीटीए से या वेसल से जा रही हैं, रेल से, जीटीए एंड वेसल से जा रही हैं, तो वो क्या हो जाएगी, उसकी ट्रांसपोर्टेशन एग्जाम हो जाएगी। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होते हैं, रेलवे होते हैं, रिलीफ मटेरियल होता है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। एंड न्यूज़पेपर एंड एक्स्ट्रा है, एग्रीकल्चर हो गया, न्यूज़पेपर एक्स्ट्रा हो गया, रिलीफ मटेरियल हो गया, जो इमरजेंसी वाली चीजें हैं या फिर जो एग्जाम चीजें हैं, क्या है वो, अगर वो रेल, जीटी एंड वेसल से ट्रांसपोर्ट हो रही है, ध्यान रखना, रेल, जीटी एंड वेसल से ट्रांसपोर्ट हो रही है, इन दैट केस इट इज एग्जम्प्टेड। बट हियर इन द गिवन केस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कहां से ट्रांसपोर्ट हो रहा है,
एयर से ट्रांसपोर्ट हो रहा है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कहां से ट्रांसपोर्ट हो रहा है? एयर से ट्रांसपोर्ट हो रहा है। सॉरी, यहाँ पे ये रिमूव हो गया, ये हमने करा था। दैट इज टैक्सेबल, दैट इज एग्जाम्प्टेड, अगेन टैक्सेबल। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कहां से ट्रांसपोर्ट हो रहा है? बाय एयर हो रहा है, देन ऑल्सो इट इज टैक्सेबल। अगर जीटीए से होता देन ऑल्सो एग्जाम्प्टेड, रेल से होता देन ऑल्सो एग्जाम्प्टेड, एंड वेसल से होता देन ऑल्सो इट इज एग्जाम्प्टेड। बट ये कहां से हो रहा है? एयरवे से हो रहा है। उसके बाद सर्विस बाय वे ऑफ लोडिंग, अनलोडिंग, पैकेजिंग एंड स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग ऑफ राइस। ध्यान रखना, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की वेयर हाउसिंग, लोडिंग, अनलोडिंग फ्री है, टैक्स फ्री है, मतलब एग्जाम्प्टेड है। राइस इज नॉट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, राइस इज नॉट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, बट स्टिल राइस की जो वेयर हाउसिंग है, दैट इज एग्जाम्प्टेड। ध्यान रखना, व्हीट की, राइस में केस में क्या होता है? पैडी इज एग्जाम्प्टेड, पैडी इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, बट राइस इज नॉट एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो हम जनरली माइंड में क्या रिकॉल करते हैं? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की लोडिंग, अनलोडिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसेज एग्जाम्प्टेड है। बट हियर इन द गिवन केस, even though rice is not an agriculture produce, but still rice का loading, unloading, packaging, storage क्या है? exempted है। उसके बाद services provided by GTA where consideration charged for the transportation of goods। GTA की सर्विस क्या है? सिंगल कैरेज में हमने पढ़ा है 1500, एंड जो कंबाइन करके जाता है उसमें आपका पैकेज है तो 750 तक एग्जाम्प्ट है। सिंगल कैरेज में 1500 तक एग्जाम्प्ट है। अभी फर्दर इसके लिए क्या है? एग्जाम्पशन भी वो भी आ गई है, टैक्सेबिलिटी भी आ गई। आपके लिए क्या अप्लाइड है कि सिंगल कैरेज अप टू 1500 जीटीए से जो ट्रांसपोर्टेशन है वो एग्जाम्प्टेड है, तो ये भी एग्जाम्प्टेड हो जाएगा। टैक्सेबल हमारे केस में 3 आइटम्स हैं, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। लेट मी चेक, आंसर में है फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। यस, सी है हमारा, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। आई होप आपको चीजें लर्न हो गई होंगी। यहां पर क्या था? CDD A एंड अगेन CDD AC। मैं फिर से आंसर एक बार चेक कर लेती हूं। (16) onwards CDD AC। yes, CDD A and then C। yes, it is completed। हमारे सारे आंसर्स करेक्ट हैं। आई होप आपको चीजें लर्न हो गई होंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम इन अनदर वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड, एंड यस, एग्जामिनेशन स्कोर करनी है, बिंदास पढ़ाई करनी है, हो जाएगा। स्टिल यू हैव सफिशिएंट टाइम। आई वुड डेफिनेटली से जब तक एग्जाम नहीं आते, टिल द टाइम आपके एफर्ट्स बहुत मैटर करते हैं। स्टिल यू हैव सफिशिएंट टाइम। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।